टाटा सफारी के एक और वेरिएंट के साथ हाजिर हैं और ये है टाटा सफारी का फेसलिफ्ट वेरिएंट। हमने पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने टाटा सफारी का डार्क एडिशन रिव्यू किया था कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हैरियर हम इसे मान सकते हैं। जो एक्चुअल सफारी का मोटिव था, जो एक्चुअल सफारी जो हमारी ओल्ड जो सफारी आती थी वो 4x4 में आती थी, ऑल व्हील ड्राइव आती थी। लेकिन इस सफारी में आपको ना ही ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, ना 4x4 मिलता है। और उम्मीदें थी कि फेसलिफ्ट वर्जन में आपको 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का एटलीस्ट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन टाटा ने जो है अभी वो आपको ऑप्शन यहाँ पे फेसलिफ्ट में भी नहीं दिए। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है आपको मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बात करनी रहेगी थी, वो इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। अब फ्रंट प्रोफाइल में आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है बॉडी कलर जो है उसी के एलिमेंट्स आपको आगे की ग्रिल में देखने को मिलेंगे। ये एक नया किस्म का डिज़ाइन है जो हैरियर में आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, सफारी में कुछ थोड़ा बेटर मिलेगा। यहाँ पे ये डिज़ाइन मुझे एज़ कम्पेयर टू हैरियर थोड़ा सा डिफरेंट लगा, अच्छा भी लगा। सेंटर में आपको एक बड़ा सा टाटा लोगो मिल जाएगा सेम क्रोम फिनिश के साथ। हालांकि डार्क एडिशन में जो है क्रोम का यूज़ मिनिमम किया गया है। बाई एलईडी जो है ड्यूअल आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। यहाँ पे लो बीम और हाई बीम एक ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प में मिलेगा। ये फॉग लैम्प्स मिलेंगे। नीचे जो है आपको एक तरह का एरोडायनामिक्स यहाँ पर सी थ्रू दिया गया है, जो बेसिकली आपके टायर्स की जो है वेंटिलेशन के लिए है। अगर वो कुछ गर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे एयर जो है यहाँ से पास हो सके। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर रेडार आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये एडास लेवल 2 इनेबल्ड आती है। 11 एडास लेवल 2 के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेन कीप असिस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, आपको लेन डिपार्चर वार्निंग या फ्रंट कोलिजन वार्निंग आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लेकिन टाटा का कहना है कि लेन कीप असिस्ट वाला जो फीचर है वो आने वाले कुछ दिनों में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको दिखाता है कमिंग सून। दूसरा, आपका यहाँ पर जो बोनट के नीचे कनेक्टेड DRLs मिलती हैं जो कुछ इस तरह से आपको वेलकम और जो गुड बाय का फीचर दिखाती हैं जब आप इसको अनलॉक या लॉक करते हैं। और रात में जो है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का व्यू कुछ इस तरह से आता है। हमने इसका व्यू जो है रात में भी लेने की कोशिश की है, जस्ट टू सी कि किस तरह का इसका प्रोजेक्टर का जो थ्रू रहता है। उसका प्रोजेक्टर का थ्रो ठीक ठाक है, अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। पहले की जो लाइट्स थी वो काफ़ी वाइड थी, काफ़ी बड़ी लाइट्स थी। ये जो लाइट्स हैं कॉम्पैक्ट साइज़ हैं, लेकिन इनफैक्ट इसका थ्रो जो है वो पुरानी सफारी से कुछ हद तक बेटर है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से देखने पे ये गाड़ी जो है अच्छी खासी बड़ी जायंट साइज़ आपको कार देखने में लगती है। हालांकि हैरियर का ही एक्सटेंडेड वर्जन, जैसे कि मैंने पहले बोला। अब इसका व्हील बेस काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी बड़ा व्हील बेस है। टायर्स जो हैं आपको अच्छे खासे बड़े टायर्स मिलते हैं वॉन्डरर के। इनका टायर्स का जो प्रोफाइल है वो 245 55 R19 दिया गया है। हालांकि हैरियर में आपको बेस टू टॉप 18 इंचज़ के ही टायर मिलते हैं, लेकिन इसमें सफारी में आपको 19 इंचज़ टायर मिलते हैं। चाहे फेसलिफ्ट वर्जन हो चाहे डार्क एडिशन हो, दोनों में 19 इंची टायर ही मिलते हैं। इनफैक्ट ये काम भी मैं काफ़ी अच्छा करते हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे से सस्पेंशन और टायर्स का जो आपस में अलाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। राइड कंफर्ट और आपकी जो कंफर्टेबल है वो राइड को काफ़ी कंफर्टेबल बना देते हैं। बाकी हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में कुछ खास चेंज नहीं है पहली वाली सफारी और इस सफारी में, एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स। जैसे कि आपको डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पे क्रोम देखने को मिलेगा। ब्लैक एडिशन में जो था वो बॉडी कलर के साथ ही था, यानी कि ऑल ब्लैक था। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स क्रोम में मिलेंगे और क्रोम फिनिश में ही आपको यहाँ सफारी जो है कार के दोनों तरफ देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों डोर्स जो फ्रंट डोर्स हैं। दूसरा, यहाँ पर एक आपको और चीज़ एक्स्ट्रा दे दी गई है जो एडास लेवल 2 इनेबल्ड करती है, वो है इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो आप इस टाइम देख रहे हैं। जैसे ही कोई पीछे से व्हीकल आ रहा होता है तो ये इसका येलो स्पॉट ऑन हो जाता है और आपको इंडिकेट करता है कि आपकी जो कार है वो पीछे से कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है या साइड से आ रहा है। आपको थोड़ा जो है अपनी लेन चेंज करने के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपको पैसेंजर और डोर दोनों साइड आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इसको देखेंगे आगे से जब ये पीछे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको क्रोम की एक फिनिश दी गई है और उसका जो अलाइन है, जो इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ आने की बजाय ये और ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसको और बल्कि और जो है ह्यूज बना देता है पीछे से अगर आप इसको देखें। और बैक साइड पे आप देखेंगे तो इसकी जो लुक है वो आपको काफ़ी जायंट लगेगी, काफ़ी बड़ी लगेगी। विद ऑल दी जो एस्थेटिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पुरानी वाली सफारी के अकॉर्डिंगली सेम है। एस्थेटिक्स वाला सब कुछ सेम है एक्सेप्ट वन थिंग, यानी कि कनेक्टेड DRLs आपको यहाँ पर टेल लाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगी देखने को। अगेन सेंटर में एक टाटा का लोगो प्लस यहाँ पे सफारी की बड़ी सी बैजिंग जो आपको क्रोम फिनिश में मिलेगी। लेकिन एक जगह पे जो है, एक जगह नहीं इनफैक्ट 2 जगह पे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। कॉस्ट कटिंग आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगी, 2 जो पार्किंग सेंसर है वो सिर्फ 2 ही देखने को मिलेंगे। अब भाई 3 या 4 अच्छा वाला पीछे देते थे
अब ये 2 पार्किंग सेंसर्स देने का क्या मतलब है, मतलब इस इतनी सी कॉस्ट कटिंग से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट खैर यहाँ पर हमारा काम है बताना, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एक और चीज़ में कॉस्ट कटिंग है, वो है इसकी जो फॉग लाइट्स है, रियर फॉग लाइट्स जो हैं वो आपको बल्ब में मिलेगी। हालांकि बाकी सारा सेटअप जो है वो एलईडी सेटअप है, अगर आप इसकी टेल लाइट्स की बात करें, कनेक्टेड डीआरएल्स की बात करें, लेकिन जो फॉग लैंप्स हैं वो आपको बल्ब में मिलेंगे, ये आपको एलईडी में नहीं मिलेगा। अगेन ये एक जो है कॉस्ट कटिंग का ही मैं मान सकता हूँ कि कोई एक तरीका। बाकी एज यूजुअल आपको जो है जैसे कि वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, वो सारी चीज़ें आपको जो है एज इट इज़ यहाँ पर मिलने वाली। उसके अलावा एक और खास चीज़ जो आपको इस फेस लिफ्ट वर्जन में मिलती है, जो पुरानी वाली फेस लिफ्ट में नहीं मिलती थी, वो है इसका इलेक्ट्रिक टेल गेट, जो कि जेस्चर कंट्रोल्ड है। यानी कि अगर आपके हाथ में चाबी है और आप इसके नीचे इस तरह का कुछ जेस्चर देते हैं तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये जनरली जो है एक बार में ओपन हो जाता है, बहुत रेयर केस है कि आपको 1 या 2 बार में ट्राई करना पड़ेगा। जनरली अभी तक हमने जितनी बार भी ओपन किया है, एक बार में ओपन हो गया आराम से। ये यहाँ पर इसकी की भी कुछ इस तरह से आती है, जो जैसे नॉर्मल आपको टाटा की कोई भी कार देखने को मिलेगी, लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग और यहाँ पर हेडलैम्प्स को ऑन और ऑफ करने का मिलता है। यही टेल गेट आप ओपन और क्लोज इसकी चाबी से भी कर सकते हैं। आइए अब इंटीरियर चलते हैं, इंटीरियर में दिखाता हूँ आपको। उसके अलावा मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आता है, डार्क ब्राउन कलर में विथ स्ट्राइप्स। यहाँ पर जो है ये एक आपको वुडन फिनिश देने की कोशिश की गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। और ये विथ सिल्वर लाइनिंग्स है। ये थ्रू आउट आपको जो है लाइनिंग वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखने को मिलेगी। नीचे आपको मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक अगेन लाइट कलर का यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको नीचे पूरा जो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द सीट्स। ये सारी चीज़ें लाइट में मिलने वाली है। तो 3 से 4 कलर का कॉम्बिनेशन आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा। एक है डार्क ब्राउन, एक ये थोड़ी सी आपको वुडन फिनिश मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी जो आपको सेंटर कंसोल में भी देखने को मिलेगी, और चौथा इस तरीके का क्रीमिश आपको जो है सॉफ्ट टच यहाँ पे हर जगह डैशबोर्ड पे भी, इनफैक्ट स्टीयरिंग पे भी सारी जगह मिलेगा। और इसका एक जो फ़ायदा और नुकसान मैं दोनों बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि आपको अंदर जो है काफ़ी स्पेशियस लगेगा बिकॉज ऑफ द लाइट कलर इस तरह की सीट से, एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर। बिकॉज हमने अभी हाल फिलहाल में ही ब्लैक वाला एडिशन जो एक्सपीरियंस किया था, तो वो अंदर से आपको थोड़ा सा जो है डार्क होने की वजह से स्पेस में थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगी कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, जबकि लाइट कलर में आपको थोड़ा स्पेशियस ज़्यादा लगेगा। नुकसान ये है कि ये गंदा बहुत जल्दी होता है। अगर आप देखें यहाँ पर स्टीयरिंग में ऑलरेडी काफ़ी निशान वगैरह यहाँ जो है लाइट कलर में आ चुके हैं, बिकॉज आपने स्टीयरिंग को इसी हाथ यहीं से पकड़ना है, तो ये जल्दी गंदा होगा। और ये अभी तक अभी थोड़ा बहुत हल्का बहुत गंदा होना शुरू हो गया है। दूसरा 4 स्पोक आपको यहाँ स्टीयरिंग मिलेगा, जो करंट की जितनी भी टाटा की फेसलिफ्ट कार्स हैं वो सब में मिलेगा। नेक्सॉन वगैरह में जो है 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग मिलता था, यहाँ पर जो है 4 स्पोक है। एक जो चीज़ थोड़ी दिक्कत जो मैंने अभी तक हर गाड़ी में बोली है, चाहे वो नेक्सॉन हो, नेक्सॉन ईवी हो या सफारी हो, ये सेंटर में जो आपको ब्लैक फिनिश दी गया है ये पूरी तरह से जो है फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। यानी कि आप जैसे ही टच करेंगे आपके फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह सारी तरफ छप जाएंगे, चाहे वो आपका डैशबोर्ड हो, सेंटर कंसोल हो या स्टीयरिंग हो। तो ये जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये तो या तो लेमिनेट वगैरह कराना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन मतलब जो गार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, जस्ट टू अवॉइड कि किसी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह से बचे, क्योंकि अगर जैसे ही इसमें स्क्रैच लगेंगे ये खुद बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा। एक और इशू जो मुझे ड्राइव करते हुए लगा वो ये कि इनके जो आसपास के बटन्स हैं, जो स्टीयरिंग कंट्रोल के बटन्स हैं, चाहे वो मीडिया कंट्रोल्स हों, चाहे वो क्रूज कंट्रोल बटन्स हों, आप ड्राइव करते हुए जैसे ही यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, आप जैसे ही हॉर्न की तरफ अपना फिंगर या थंब लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनमें से किसी बटन को एक्सीडेंटली प्रेस कर दें। जो हॉर्न का बटन है वो आपको प्रेस करने पे एक वो आपको फील नहीं आएगा, बहुत हल्के टच से जो है हॉर्न, हालांकि काफ़ी अच्छा है, हॉर्न की जो साउंड है वो काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से साउंड अच्छा है। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसको पहले वाली जो टाटा की जो स्टीयरिंग्स आते थे उसमें आपको ज़ोर से दबाना पड़ता था, यहाँ पर आप हल्का सा टच देंगे तो ये दब जाएगा। दूसरा, जब आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं अंदर और आप हल्का सा टच कर रहे हैं तो कई बार आपको ये फील भी नहीं होगा कि बाहर हॉर्न बज रहा है, बिकॉज अगर आपने म्यूजिक प्ले कर रखा है, दरवाजे पूरे बंद हैं, तो इसका जो टच है वो इतना लाइट है कि आपको कई बार पता नहीं चलेगा कि आप हॉर्न ऑलरेडी बजा चुके हैं। आप हो सकता है एक्सीडेंटली जो है उसको ज़्यादा बार दबा दें। ये मेरा अपना एक छोटा सा अजम्पशन था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करें। सेंटर में यहाँ पर जो कुछ लोगों की जिनकी हाइट अच्छी है उनका जो है नी बार बार यहाँ से टकराता है, हालांकि मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे को ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, इनफैक्ट आगे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। आपको जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी, आपको 8 वे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मिलेंगी, प्लस मेमोरी फंक्शन ऑन द ड्राइवर साइड ये अलग से मिलेगा। उसके अलावा सेंटर कंसोल में बात करें तो सेंटर कंसोल में आपको 3 जो है वो टेरेन मोड्स मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल मोड में चलता है। उसके अलावा इसके पास एक वेट मोड है और रफ रोड मोड is activated. रफ रोड मोड एक्टिवेटेड है। नॉर्मल मोड आपको जो है वो ऑफ रोडिंग मोड दिया है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस गाड़ी को आप जनरली सड़कों पे या
जो है हाईवेज पे चलाने के लिए रखें, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए आप इसको ना रखें, बिकॉज कहीं भी इसको आपको ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में नहीं मिलती है। टेरेन मोड सिर्फ एक ऑफ रोडिंग दे देने से ये ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं बन जाएगा, तो एक ऑफ रोडिंग व्हीकल की तरह इसको ट्रीट ना करें। उसके अलावा सेंटर कंसोल में एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटर कंसोल में सारे बटन टच बटन से एक्सेप्ट दी 2 बटन्स, जो आपका ड्यूअल कंट्रोल आपको AC मिलता है यहाँ पे, ये पैसेंजर साइड के लिए है, ये ड्राइवर साइड के लिए है, सेंटर में आपको फ़ैन की मिलता है, और सबसे जो जिसे कहते हैं कि इरेटिक है, वो आपका फ़ैन वाला है। आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ क्लिक करूँ कि इसकी जो फ़ैन की स्पीड है कम ज़्यादा हो जाए। हालांकि थोड़े यूज़ के बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, बट आपको फिर भी कई बार जो है फील होगा कि यार आप चाहते कम करना थे, लेकिन एक्सीडेंटली आपने प्रेस कर दिया और वो ज़्यादा हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो टच में रखनी चाहिए, टच की बजाय आपको मैनुअल में रखनी चाहिए, सो दैट कि ईजी टू यूज़ हो। बाकी टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब बहुत बढ़िया यहाँ पर आप काम करता है। ये देख सकते हैं अब ये सिंक में नहीं है, तो ड्राइवर वाली साइड मैंने जो है इसको 20 डिग्री या 19.5 डिग्री पे कर दिया, पैसेंजर साइड 23 डिग्री पे है। यहाँ पर सिंक का बटन है, जैसे ही आप सिंक पे क्लिक करेंगे दोनों तरफ के जो AC है सिंक में आ जाएंगे। फिर आप कोई भी किसी भी AC को कम ज़्यादा करेंगे तो दोनों AC जो है वो उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ 12.25 इंचज़ का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्टैंडर्ड्स जो मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी, इसका टच जो है काफ़ी स्मूथ है। दूसरा ये आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस मिलता है, यानी कि कोई वायर वगैरह का इशू नहीं है, बढ़िया काम करता है। कभी कभार बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप काफ़ी देर तक आपने कनेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट होगा। तो उसके अलावा 3 आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड, और अगर आप दोनों में नहीं है तो City drive mode activated. सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल बटन्स दिखते हैं। क्रूज़ कंट्रोल में यहाँ पर मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 मिलता है, लेकिन लेन असिस्ट के फीचर के लिए जब आप जाते हैं तो वो आपको बताता है कि दिस फीचर शैल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि ये फीचर अभी नहीं आया है और एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है आपको लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह सब आती रहती हैं, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह सब आपको ये देता रहता है। इसके अलावा मैं आपको इसका 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ। 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम जिस रोड पे हैं, ये एक तो ये डायनामिक लाइंस के साथ आता है, प्रॉपरली 2D में है ये, और आपको एक 3D मोड भी मिलता है जिसमें ये बहुत एक्यूरेट इमेजेस आपको निकाल के देता है चारों कैमरास की हेल्प से। दूसरा यहाँ पर ये काफ़ी एक्यूरेट है, यानी कि ये जो है लैग वगैरह नहीं है, एक्यूरेट है। मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ ये बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। इनफैक्ट जो डिटेलिंग है वो भी प्रॉपर है। कार का कलर ये नहीं है, कार का कलर भी वही होता जो सेम है, तो ज़्यादा अच्छा और डिटेलिंग हो जाती, बट एनी हाउ सही है, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा के अलावा यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। उसके अलावा सनरूफ में भी आपको जो है उसके अंदर भी आपको लाइट जलती हुई दिख जाएगी, तो एज़ पर योर चॉइस अपना आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। JBL मोड्स आपको यहाँ पे 13 टाइप्स के JBL मोड्स मिल जाएंगे, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर्स, एक सेंट्रल वूफर और एक रियर में आपको वूफर मिलता है, यानी कि टोटल 10 स्पीकर सिस्टम आपको मिलता है। अब मैं क्विकली आपको कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ जो इसमें फेसलिफ्ट वर्जन में आपको मिलते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको कुछ इस तरह से मिलता है। फ्रंट सीट में आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, मेमोरी फंक्शन मिलता है विद 3 मेमोरी अलाउड। उसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, 8 वे इलेक्ट्रिक आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, और ये दोनों तरफ मिलता है, ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों साइड मिलता है आपको। बॉस मोड फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली पीछे जो पैसेंजर बैठा है रियर सीट में, वो अगर आगे वाली सीट को एडजस्ट करना चाहता है तो वो बॉस मोड के थ्रू कर सकता है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर मिलती है, ड्राइवर साइड पे आपको लंबर सपोर्ट मिलता है। ये लंबर सपोर्ट आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और आप हालांकि ये मैनुअल है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। उसके अलावा आपको जो है हाइट एडजस्टेड सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। बाकी आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड रो में भी आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, और ये फीचर जो है ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, यानी कि और किसी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको सेकंड रो में देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में भी आपको ब्लोअर कंट्रोल मिलता है विद कप होल्डर्स, यानी कि आप यहाँ पर अपना जो AC का ब्लोअर है उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग आपको यहाँ पे IRVM देखने को मिलता है। कई कंपटीशन की कार्स हैं जो अभी भी इस इतनी हाई सेगमेंट कार्स में भी ऑटो डिमिंग IRVMs आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बड़ा सा आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, हालांकि ग्लव बॉक्स जो है ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। इसके अलावा आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको दिखाऊं तो मैं आर्मरेस्ट के नीचे भी ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, प्लस यहाँ पर USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 45 वॉट का आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। रियर सीट में भी आपको यहाँ पर 2 पोर्ट्स मिलेंगे, और थर्ड रो में बात करें तो थर्ड रो में भी आपको वहाँ पर जो है
स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम सेकंड रो में देखें तो सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो टम्बल डाउन नहीं होती हैं, सेंटर से ही आपको स्पेस मिलेगा जहाँ से आप पिछली सीट पर जा सकते हैं। बेंच सीट अगर आपको मिलेगी तो वो टम्बल डाउन हो जाती है, लेकिन कैप्टन सीट जो 6 सीटर ऑप्शन आता है उसमें आपको टम्बल डाउन का ऑप्शन नहीं मिलता, सेंटर से ही पीछे जाने का रास्ता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव को। अब इसकी ड्राइव स्टार्ट करने से के टाइम पे मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि पार्क ब्रेक अप्लाइड बता रहा है और इसने जो है पार्किंग मोड अभी नहीं हटाया। हालांकि आप कहेंगे कि पार्किंग मोड तो यहाँ से भी हट सकता है, बट एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ सीट बेल्ट लगा ली उसके बाद मैं अगर इसको एक्सीलेटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे पार्किंग ब्रेक जो है हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने पार्किंग ब्रेक से इसको हटा दिया और ड्राइव मोड पे ये चल पड़ी। उसके अलावा ये इंजन जो है ये फीएट सोर्स इंजन है। हालांकि हम इसके बारे में पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं, हैरियर की वीडियोस कर चुके हैं, सफारी का वीडियो हमने जो पीछे किया था उसमें भी बात की थी, और वो भी सिर्फ डीजल में आता है, पेट्रोल वेरियंट नहीं आता है। डीजल में आपको जो इंजन मिलता है वो प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो अच्छी खासी पावर जनरेट करता है जब आप इसको चलाते हैं। तो हम फिलहाल जो ऐसी रोड पे हैं, सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की जो है गड्ढे वाली रोड है। आपको कैमरे में भी पता नहीं कितना फील हो रहा होगा कि हम जो है इसको थोड़े से गड्ढों वाले एरियाज में निकालो। सबसे अच्छी चीज़ का सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। हालांकि टाटा की कार्स के सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है वो सस्पेंशन ही है, चाहे वो आप नेक्सॉन देख लीजिए, चाहे वो आप ऑल्ट्रोज देख लीजिए, या फिर इसकी हैरियर या सफारी देख लीजिए, सबके सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करते हैं। और सेम एज लाइक दिस ओनली कि यहाँ पर भी फेसलिफ्ट में भी आपको सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। हालांकि 19 इंचज़ के टायर हैं, उसके बावजूद भी आपको सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर बड़े बम्प्स आएंगे तो थोड़ा सा आपको बैड फील होगा, क्योंकि हल्की सी आपको यहाँ पर साउंड भी आएगी, बट निकल बहुत आराम से जाएगी। अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको जो है टाटा ने यहाँ फेस लिफ्ट में, चाहे वो हैरियर हो चाहे सफारी हो, उसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टीयरिंग यानी EPS दिया है। उनका जो पुराना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था त्याग दिया है और अब EPS पे आ गए हैं, और एक बहुत बड़ा चेंज है मैं समझता हूँ तो, और काफ़ी अच्छा चेंज है। लेकिन अभी भी इसकी स्टीयरिंग की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी होनी बाकी है। काम बढ़िया करता है, लाइट स्टीयरिंग है। आप देख सकते हैं कि मैं आराम से इसको जो है मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना मूव कर रहा हूँ गाड़ी उतना जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसका जो रिस्पॉन्स है वो डिले है, और उतना एक्यूरेट नहीं है जितना स्टीयरिंग EPS के स्टीयरिंग को होना चाहिए। तो इसका स्टीयरिंग अभी लाइट काफ़ी करती है। जो पहले लोग जो कंप्लेंट करते थे, सफारी में अगर हम बात करें, हैरियर में बात करें, तो लोग सब कंप्लेंट करते थे कि काफ़ी जो है हैवी स्टीयरिंग आता है, आपको टर्न लेने टाइम पे या उसको रोटेट करने टाइम पे जो है ज़ोर लगता है। लेकिन अब वो दिक्कत जो है पूरी तरह से दूर हो गई है, बिकॉज ये काफ़ी अभी प्लेन रोड्स पे इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैं इसको जो है वो टर्न कर रहा हूँ तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एज़ कम्पेयर टू द ऑफ रोडिंग, जहाँ पर हम उसको जब ऑफ रोडिंग के टाइम पे जब घुमा रहे थे तो उतना जो है एक्यूरेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो एज़ पर दी टेरेन भी वो काम करता है, ये एक चीज़ और समझ में आ गई। उसके अलावा अगर हम MID की बात करें तो MID आपको 10.25 इंचज़ का मिलता है विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको जो सामने दिख रहा है वो ट्रिप मीटर दिख रहा है, और ट्रिप मीटर में अभी फ़िलहाल जो है इसकी माइलेज काफ़ी कम आ रही है। वो डेफिनेटली इस वजह से भी है क्योंकि हम इसको थोड़ा रफ साइड पे चलाते हैं, ऑल्दो जो है बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है अभी हमारे पास। जब से आई है हम इसको 100 किलोमीटर के आसपास ही चलाया है, और सिटी मोड पे ये चल रही है। और अगर आप इसको तमीज़ से चलाते हैं, तरीके से चलाते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको 10 से 12 की माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। और हाईवे पे भी अगर आप इसको क्रूज़ करते हैं अराउंड 80 to 100 की स्पीड पे, तो वहाँ पे भी आपको जो है 13 से 15 के आसपास की माइलेज ये निकाल के दे देगी। MID में यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप जो है इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन आपको मिल गया है। लेन डिपार्चर वार्निंग कुछ इस तरह से मिलती है, ये देखिए लेन डिपार्चर ड्राइवर असिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यही अगर आप लेन असिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कमिंग सून दिखा देता है। क्रूज़ कंट्रोल का फीचर आपको मिलता है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर आपको यहाँ मिल जाता है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग का आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है डास की आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। अब इसका मोड चेंज करते हैं, इसको स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाते हैं। Sport drive mode activated. स्पोर्ट्स मोड में आते ही गाड़ी जो है वो एकदम से जो है अपनी पावर पूरी जनरेट करती है, बिकॉज जो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है किसी भी इंजन का तो वो आपको स्पोर्ट्स मोड पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे व्हीकल इन्फो में आपको पावर और टॉर्क जो है मीटर देखने को मिलेगा। जब आप इसको एक्सीलरेट करेंगे तो पावर और टॉर्क मीटर अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितना पावर और टॉर्क वो जनरेट कर रही है। एक चीज़ और, जैसे ही आप गाड़ी को स्टॉप करते हैं आपको ऑटो होल्ड पे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो होल्ड पे ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे कि आप 1 या 2 सेकंड के लिए ब्रेक प्रेस करके रखते हैं। तो अभी फिलहाल ये ऑटो होल्ड पे है, यानी कि आपको पार्किंग मोड में करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही चला गया।
प्लस जैसे आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वापस ऑटो होल्ड से हट जाएगा और आपका ड्राइव मोड पे चलने लगेगा। एक चीज़ और जो बहुत अच्छी यहाँ पर, जैसे आप इंडिकेटर देते हैं तो आप लेफ्ट व्यू देखने को मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये देखिए, जैसे आप इंडिकेटर बंद होगा आपका ये व्यू बंद हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, यानी कि माउंटेन या हिली एरिया में, जहाँ पे आप अपना लेफ्ट और राइट एरिया देखना चाहते हैं, तो आप इंडिकेटर जैसे ही देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना स्पेस लेफ्ट और राइट में आपके पास सफिशिएंट है कि नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक बार 0 to 100 देखते हैं। 0 to 100 लेने के टाइम पे तो 0 to 100 लेने में थोड़ा टाइम लगाती है, एज ऑल्दो यहाँ पर आपको, अगर हम ऑन पेपर्स बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट होता है, लेकिन उसके बाद 0 to 100 लेने में थोड़ा टाइम लगाती है। साउंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एक रोरी साउंड जो है आपको कैबिन के अंदर सुनाई पड़ता है, चाहे वो रोड नॉइस हो, चाहे वो टायर नॉइस हो, दोनों तरीके की साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ऑटोमेटिक में अगर आप लेते हैं कार को, तो ये 3200 RPM के आसपास जो है अपना शिफ्ट करती है गियर, और बहुत स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा ज़्यादा जो है रेव करती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल सिटी मोड, या अगर हम इको मोड की बात करें, बिकॉज वहाँ पर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए होता है, इसलिए आपको हायर RPM तक वो लेकर के जाती है, उसके बाद आप चेंज करती है। प्लस यहाँ पर अगर आप ड्राइव मोड पे हैं और आपको अगर इसको पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करना है, तो यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है पैडल शिफ्टर्स पे लेके आने का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और वो मैनुअल मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनुअल मोड पे फिलहाल वो आ चुका है और M1 पे चला रहा है। अभी मैं इसका क्या करता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी इसने ऑटोमेटिकली 3500 RPM क्रॉस करते ही इसका जो है गियर ऑटोमेटिकली जो है अप शिफ्ट कर दिया। उससे पहले आप मैनुअली जो चाहे चेंज करना, तो आप यहाँ से पेडल शिफ्टर से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर इसकी राइड क्वालिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें, तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में इसमें अगर हायर स्पीड पे भी क्रूज़ करते हैं तो आपको थ्रू आउट जो है वो कंफर्टेबल आपकी जर्नी रहने वाली है। तो अगर आप मैनुअल लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल लेने की बजाय इसको ऑटोमेटिक में ही ज़्यादा प्रेफर करें लेना, बिकॉज मैनुअल में इसमें टर्बो लैग की वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। बट अगर आप यही ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक में ये खुद से काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है और आपको जो है उतनी दिक्कत नहीं। हालांकि आपको टर्बो लैग फील उसमें भी होगा, बट स्टिल आपको काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मैनुअल। ओवरऑल ड्राइव रिव्यू करने के बाद और इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करने के बाद आती है कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन पे अगर हम आएँ तो देखें कि ये गाड़ी जो है वो कितने की पड़ती है आपको ऑन रोड। ये तकरीबन आपको पड़ती है 30 से 31 लाख रुपए की। प्राइस ज़रूर इसका इंक्रीज़ कर दिया गया है, बट इसमें सेगमेंट वाइज जो है वो फीचर्स भी उतने आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। प्लस फर्स्ट इन क्लास जो सेगमेंट के जो फीचर्स हैं वो भी आपको इसमें मिलते हैं, यानी कि सेकंड रो में आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, बॉस फीचर मिलता है, लंबर सपोर्ट मिलता है। थर्ड रो में आपको AC के वेंट्स मिलते हैं, प्लस उसमें आपको ब्लोअर कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है, कप होल्डर्स मिलते हैं, USB पोर्ट्स मिलते हैं। एडास लेवल 2 के फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हालांकि अभी भी वो एनेबल्ड पूरी तरह से नहीं है, बहुत सारे फीचर्स अभी भी मिसिंग हैं, बट स्टिल टाटा का कहना है कि आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो गाड़ी में एस्थेटिक्स की कोई कमी नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, काफ़ी बल्कि और मैचो डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी आती है। अगर आप लेकिन इसको कंपेयर करेंगे अपनी उसकी ओल्ड जो रजाइम सफारी है उससे कंपेयर करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि उस तरह की सफारी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आती थी 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव के साथ। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली नाम ज़रूर यूज़ किया गया है, बिकॉज सफारी अपने नाम से ही बिकती थी। एक टाइम था जब अगर किसी के घर में सफारी होती थी तो लोग कहते थे यार इन्होंने सफारी रखी हुई है, तो उस टाइप की जो है एक रेपुटेशन आपकी जो है इंक्रीज़ करती थी सफारी गाड़ी। वही उसी का नाम जो है वो रीयूज़ करते हुए टाटा ने इस गाड़ी को यहाँ पर फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। बाकी ओवरऑल अगर हम कार की फिट एंड फिनिश की बात भी करें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं फिट एंड फिनिश में। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर आपको जो है वो थोड़े से गैप्स और पैनल गैप्स वगैरह कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन कंपेयर टू द प्रीवियस डिज़ाइंस बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी इम्प्रूव कर ली गई हैं और फिट एंड फिनिश में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बट अभी भी टाटा के लिए एक फीडबैक ज़रूर रहेगा कि अगर आप इस कार में पेट्रोल वेरिएंट्स भी लेकर के आएँ तो और ज़्यादा मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा, अगर 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दें तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ खिंच सकते हैं। जो अगर इसकी कंपटीशन में बात करें XUV 700 की या स्कॉर्पियो एन की, स्कॉर्पियो एन तो डेफिनेटली वो है भी
लेदर ऑन फ्रेम डिज़ाइन पे है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ही एस्पेक्ट हो जाता है। जो लोग लेदर ऑन फ्रेम पसंद करते हैं तो फिर वो इस गाड़ी की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। या इनफैक्ट XUV 700 की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एटलीस्ट ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आप इसमें लेके आके अपनी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज डिज़ाइन वगैरह में तो वैसे भी काफ़ी बेटर है और बहुत से लोग जो हैं इस इतने बल्की और मैचो डिज़ाइन को पसंद करते हैं ओवर XUV 700। लेकिन लेना फिर 700 पड़ता है बिकॉज वहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है। तो ये एक फीडबैक था छोटा सा टाटा के लिए, अगर वो इसमें भी इंप्रूवमेंट ले आते हैं। बाकी प्राइस डेफिनेटली 31 लाख की अगर हम बात करें तो 31 लाख कम नहीं होता है, अच्छा खासा एक ह्यूज अमाउंट है। उस पर ये गाड़ी जो है वो कैसे आपको लगती है कि वर्थ है प्राइस इतने फीचर्स के बाद या फिर एक्सपेंसिव है, वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और किसी चीज़ पे हम बात करना रह गई है तो आप हमें वो कमेंट्स में बताइए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं या एटलीस्ट एक शॉर्ट फॉर्म पे आप कंटेंट लेके आके आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ये इस तरह के कंटेंट हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहते हैं, चाहे ओनरशिप रिव्यूज़ हों, चाहे वो वॉक अराउंड्स हों लेटेस्ट कार्स के। आगे भी हमारे चैनल पे जो है वो डेडिकेटेडली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।